आज दोपहर में एक खबर आई राजनांदगांव से, फिर से आसमान से आफत बरसी है और 8 लोगों की जान चली गई है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ग्राउंड पर हैं, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दुखद तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आपको देखना जरूरी है। ये रट गया मुझे, इसलिए रट गया है क्योंकि यही सीक्वेंस है। देश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हो तो विदेश में क्या हुआ, यह भी तो जानना जरूरी है। इसलिए आज सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका से आई तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन। 2 दिन क्या क्या किया और आज क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा। और हाँ, अमेरिका में चुनाव भी है, तो चुनाव में इसका असर क्या होगा ये भी बताएंगे। थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर में आपको फिर से दिल्ली से आई एक तस्वीर दिखाएंगे। देश की राजधानी की सत्ता पर अभी फिलहाल कोई नहीं बैठा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है। अरविंद केजरीवाल वाली कुर्सी खाली है, वो अपनी कुर्सी घर से लेकर आई हैं, उसी पर बैठेंगी। कह रही हैं भरत जैसे शासन चलाएंगी, बिना कुर्सी पर बैठे। सब बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर में आपको लड्डू प्रसादम पर मची सियासत दिखाएंगे। कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में महाकाल के प्रसाद का टेस्ट करवाइए, लेकिन जिसको शक है वो विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख ले। महाकाल का प्रसाद पास हो गया है। हमारे सहयोगी संतोष किसनानी ने टेस्ट कर लिया है, विस्तार से दिखाएंगे। सब कुछ बताएंगे। चौथी खबर में आपको जबलपुर से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे हादसे लोगों को बेजान कर रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। इमोशनल कहानी है, जुड़े रहिएगा। आकाशीय बिजली से 8 लोगों की जान चली गई है। कहां हुआ है हादसा, ड्रोन से तस्वीर आई है, सब कुछ दिखाएंगे। पहली खबर, अमेरिका में मोदी, ट्रंप या कमला। क्यों कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका पहुंचे हैं। 9वीं बार। सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने दौरे के पहले ही दिन यानी 21 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे। डेलावेयर में जो बाइडेन ने अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। सब कुछ मेरे बगल में चल रहा है, देख लीजिए आप। एक एक तस्वीर देख लीजिए, सब कुछ दिखा रहा हूं। इसके बाद 21 सितंबर को ही जब भारत में रात के 1:30 बज रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में हिस्सा ले रहे थे। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किसीदा के साथ समिट में शामिल हुए। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के पहले दिन के दौरे की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। दिखाइए रिपोर्ट, अमेरिका में क्या हो रहा है। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अगले साल यानी 2025 में क्वाड समिट भारत में होगा। क्वाड समिट इस साल ही भारत में होनी थी, पर अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका बाइडेन को दे दिया गया। लेकिन इसी बीच एक वीडियो राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का खूब वायरल हो रहा है। क्वाड लीडर्स का फोटो शूट चल रहा था। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, नवंबर में चुनाव है, आगे क्या अस्तित्व रहेगा? तो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्वाड चुनाव के बाद ही बना रहेगा, चुनाव के बाद भी बना रहेगा। एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए और पूरी बातचीत सुना दीजिए, बड़ी रोचक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। सुनाइए भाई। The Quad, will it survive regardless of the outcome? The Quad, will it survive regardless of the outcome?
जिस क्वाड समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे वो है क्या, ये भी समझ लीजिए। क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चीन की विस्तार वाली नीति को रोकने के लिए 10 साल में अमेरिका ने भारत से रिश्तों को काफी मजबूत किया है। ट्रंप के प्रशासन में ही अमेरिका ने हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले इलाके को इंडो पैसिफिक नाम दिया, जबकि इससे पहले अमेरिका इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहता था। इस बार भी क्वाड बैठक में चीन को चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सख्त लहजे में कह दिया, दुनिया नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से ही चलेगी। सुन लीजिए पीएम क्या कह रहे हैं। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। कोई भी हो, नियमों और सिद्धांतों से ही चलना होगा। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, आप समझ गए। भारत भी चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध करता है और अमेरिका हर हाल में चीन के विस्तार को रोकना चाहता है। बस इसलिए भारत का साथ जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप के वक्त जो क्वाड फिर से जिंदा हुआ, उस पर उनके विरोधी बाइडेन का भी उतना ही ध्यान है। क्वाड समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। कल यानी 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भारतीयों के बीच पहुंचे, मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 7 मिनट का भाषण दिया। इसमें बड़ी बातें क्या है कही, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे विस्तारवादी नीति के तहत विस्तार नहीं हो भाई, बात करेंगे। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 1 घंटे के भाषण में। अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। अब की बार अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए पुष्प मंत्र दिया। पुष्प मतलब पी यानी प्रोग्रेसिव भारत, यू यानी अनस्टॉपेबल भारत, एस यानी स्पिरिचुअल भारत, एच यानी ह्यूमैनिटी को समर्पित भारत, पी यानी प्रॉस्पेरिटी को समर्पित भारत। आपने समझ लिया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। जब आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और आपके प्रधानमंत्री आपके बीच हों तो कैसा महसूस होता है, जानना चाहते हैं? सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद भारतीय प्रवासी क्या कह रहे हैं अमेरिका में। सुनाइए। मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है। हमारी जिंदगी में पहली बार है कि हम पीएम से मिले हैं। भगवान ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को दे।
प्रधानमंत्री के स्वागत खातिर हमने के भूषण साहिल बनी जा सब बिहारी के तरफ से हमने के प्रधानमंत्री के स्वागत करे। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूं, छू लूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस मोदी जी हैं, मेरे भगवान मिल गए। गजब है। बताइए एक महिला कैसे रो रही है, बस एक बार प्रधानमंत्री को छूना चाहती थी, छू लिया है। कह रही है मोदी जी भगवान है, बहुत खुश है। हम भी बहुत खुश हैं भाई कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, बहुत बधाई हो आपको। अमेरिका में अगले 2 महीने में चुनाव होने हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 54 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। कितने? 54 लाख। ऐसे में चुनाव में भारतीय लोगों की भी अहम भूमिका है, और इस बार तो चुनावी मैदान में खुद भारतीय मूल की कमला हैरिस भी हैं। आपके ठीक 5 साल पहले ले चलते हैं, आपको कहां ले चलते हैं? ठीक 5 साल पहले ले चलते हैं। तारीख भी यही थी, 22 सितंबर। अमेरिका में 1 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना था। टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया था। तब प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा थी। ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा में थी। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा भी दे दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। सुन लीजिए तब क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाइए। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी की बम्पर जीत हुई, और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी, और इस बार चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून 2023 को अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे। तभी पीएम ने कहा, अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस सदन में बैठे हैं। मोदी ये कहते हुए अचानक पीछे मुड़े, फिर मुस्कुराकर कमला की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरे पीछे भी बैठी हैं। एक बार सुना दीजिए, ये तस्वीर भी बड़ी खास है, सुनाइए। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who और अब यही कमला हैरिस इस बार अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। चलिए विस्तार से सब कुछ बताता हूं। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप और कमला हैरिस में भारत के लिए ज्यादा बेहतर कौन रहेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों जरूरी है, यह भी समझिएगा आप इस रिसर्च से। और जरूरी कौन रहेगा, बेहतर कौन रहेगा? सबसे पहला मुद्दा भारतीयों को वीजा देने के मामले में। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान H-1B पर बैन लगा दिया था। मतलब भारत से नौकरी की तलाश में अमेरिका जाने वाले लोगों को H-1B वीजा की जरूरत होती है, जिस पर ट्रंप ने बैन लगा दिया था। लेकिन कमला हैरिस वीजा के मुद्दे पर नरम रुख रखती है। वे चाहती हैं कि जिस देश को जितना वीजा चाहिए अमेरिका उसे देगा। वीजा मिला है तभी तो 54 लाख भारतीय रह रहे हैं भाई। मतलब भारतीयों के लिए तो कमला हैरिस ही बेहतर हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के 55% भारतवंशी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में, और सिर्फ 25% भारतवंशी रिपब्लिक पार्टी के सपोर्ट में माने जाते हैं। व्यापार के मामले में कमला और ट्रंप में कौन बेहतर है, ये भी जान लीजिए। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच कई बार विवाद हुए। ट्रंप ने भारत को स्पेशल बिजनेस पार्टनर की कैटेगरी से भी बाहर निकाल दिया था। लेकिन अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं
तो व्यापारिक रिश्ते भारत और अमेरिका के और बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन बेहतर होगा, ये भी जान लीजिए। कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के समर्थन में ही बयान देते रहे, जबकि कमला हैरिस ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर और कश्मीर में मानवाधिकार से जुड़े सवालों पर मोदी सरकार की आलोचना की। मतलब कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप भारत के समर्थक हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा चीन के मुद्दे पर कौन ज्यादा बेहतर है। अगर इसकी बात करें तो चीन को अमेरिका सबसे बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह चीन से वैसे ही डील करेगी जैसे वो करती आई है। सरकार के स्तर पर रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों ही पार्टियां चीन के साथ एक जैसा रुख रखेंगे। समझ गए आप? इतने विस्तार से मैं समझा रहा था आपको केवल इसलिए कि आप सब कुछ आसानी से समझ जाएं। मतलब बराबर बराबर का मामला है, कोई भी जीते भारत के लिए बेहतर ही होगा। कमला हैरिस हो या ट्रंप, भारत के लिए दोनों ही अच्छे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करेंगे। आज क्या क्या बड़ी बातें कहेंगे वो कल बताएंगे। आज मोदी के अमेरिका दौरे पर इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? आगे क्या है? राम की खड़ाऊ बनी केजरीवाल की कुर्सी। बताइए, कुर्सी खाली है। इस कुर्सी के लिए सिर खुजाना पड़ेगा, बड़ा त्याग है। इस कुर्सी के लिए हो सकता है ये त्याग ही कुर्सी में बैठाए रखे। ये भी तो है, मैसेज भी तो देना है कि केजरीवाल जी आपकी इतनी इज्जत है कि उस कुर्सी में बैठने नहीं है, पर बनना मुख्यमंत्री है। गजब त्याग है, गजब त्याग। हमको कोई मुख्यमंत्री बना दे, हम तो 4-6 कुर्सी छोड़ दें। बहुत लोग कह रहे थे दिल्ली में खड़ाऊं सरकार चलेगी। सबसे पहले तो खुद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ही कहा था, और आज ये बात साफ हो गई भाई साहब, साफ हो गई। आतिशी ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यभार तो संभाल लिया है, लेकिन बगल में कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रखी गई। देख लीजिए तस्वीर बढ़िया से देखिए, खूब ट्रीटमेंट किया गया है इस कुर्सी का। देख लीजिए तस्वीर, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है। आप लोगों ने देखी है क्या पहले ऐसी कोई कुर्सी? मुख्यमंत्री बैठकर काम कर रहे हैं और बगल में एक कुर्सी रखी गई है। आज आतिशी जब सचिवालय पहुंची तो अपने साथ एक कुर्सी ले आई और जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसी के बगल में रख दिया और पहले वाली कुर्सी खाली रखी। कुर्सी क्यों खाली है, किसके लिए खाली है, सुन लीजिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी खुद बता रही। सुनाइए भाई। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। कह रही हैं आतिशी, कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी, जैसे भरत जी ने खड़ाऊं रखकर अयोध्या संभाला था। राजनीति भी क्या चीज है, सोचिए। सरकार चलेगी, सब होगा, लेकिन कुर्सी खाली रहेगी। काहे? ताकि हम इस तरह से खबर आपको बता सकें, आप ये खबर देख सकें, इसकी चर्चा देश भर में हो सके। समझ गया? इतना ही है ये कुर्सी खाली रखने का मसला, और कुछ कोनो बात है नहीं। आतिशी ने तो कह दिया है कि कुर्सी केजरीवाल के लिए खाली रहेगी। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है जानते हैं? बीजेपी कह रही है आतिशी ऐसा करके दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि ये कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में कहें तो सिर्फ चापलूसी है। सुना दीजिए बीजेपी नेताओं। 4 महीने कह रही है मैं कुर्सी खाली रखूंगी, तो फिर काम कौन करेगा वहां? शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था अगर ये नौटंकी करनी है तो।
ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। कई जवाब हैं तो सोचते थे आतिशी जी को मांगना पड़ेगा, वो खाली कुर्सी से मांगना पड़ेगा मुझे। प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी से तुलना करना ये अपमानजनक है। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया। अब राम की बात करने लगे, ये तो सबसे पहले राम का विरोध करने वाले थे। ये दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ त्राही त्राही झेलनी पड़ेगी। जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। पूरा खेल तो कुर्सी का ही है, कुर्सी के लिए ही जनता वोट करती है और अब कुर्सी खाली है तो इस पर दिल्ली की जनता क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। जनता जनार्दन को सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता को ही केंद्र में रखकर नेता चुने जाते हैं। सुनाइए जनता क्या कह रही है। ये राम जी की खड़ा होंगे, जब तेरे पे पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तू क्या कर रही है? और जब मुख्यमंत्री बन गए तो कुर्सी में बैठने दो, क्यों नहीं बैठ रही है? शर्म आनी चाहिए उसको, तो कुर्सी का अपमान कर रही है। झूठ बोलने रहा और कोई काम नहीं, सिर्फ दिल्ली को झूठ बोलो, वोट लो। डमी सीएम तो वही रबर स्टंप है, हो क्या है उसका तो खड़ाऊ है, वही खड़ाऊ रख के उसकी पूजा करेगी केजरीवाल का। बिल्कुल डमी सीएम, ये तो डमी सीएम ही है। वो तो कुर्सी पे बैठती केजरीवाल की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो ड्रामेबाज आदमी है एक नगर। भड़की है जनता, बहुत गुस्साई है भाई। आतिशी ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पैर भी छुए। वीडियो देखिए, अलग ही चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में। और कोई नई तस्वीर आएगी तो दिखाऊंगा, फिलहाल बस इतना ही भाई। कुर्सी उर्सी खाली की खबर इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। कुर्सी भरिए, मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठिए। जनता ने आपको चुना है और आपकी पार्टी ने आपको चुना है, विधायक तो बनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है भाई? महाकाल का प्रसाद पास है, PASS अंग्रेजी में लिखा है, माने उत्तीर्ण, मतलब पास हो गया है। और प्रसाद को लेकर क्या क्या हो रहा है आपको पता है? लड्डू पर भारी बवाल मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलने की खबर से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ दिखाएंगे आपको, चलिए विस्तार से बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से उठा ये हंगामा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है महाकाल के प्रसाद का भी टेस्ट करवाइए। उधर यूपी में सपा सांसद डिंपल यादव कह रही हैं मथुरा के प्रसाद में भी मिलावट है। देश भर में मची सियासत पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे किस पर बात करेंगे? प्रसाद पर हो रही सियासत पर बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। दो देश के महाकाल है, जितने भी बड़े मंदिर हैं, इनमें भी पूरी जांच हो। कौन सी कमेटी बनाई है उनने, वो कमेटी यहाँ भी जांच करे कि यहाँ शुद्ध घी का प्रसाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर कांग्रेस इस तरह का कहीं लिख कर देती है कि हम जांच की मांग करते हैं, मंदिरों के प्रसादों की जांच होनी चाहिए, कार्यरत हैं वो उस स्तर पर जांच की व्यवस्था करें। उनको हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, ये जो आस्था का स्थान है, मंदिर है, इसके अलावा टिप्पणी करने का उनका है क्या? ये उनकी एक सोच का दर्शाती है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ, इससे परेशान नहीं है हमारे सत्ता शीर्ष के लोग। परेशानी है कि इनको यूरेका बोलने का मौका नहीं लग रहा, करी ये ढूंढ के निकाल लिया है। और इसमें जो भी दोषी है उसकी तह तक जाने की जरूरत है, दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत है, और जो भी गुनाहगार है उसको सजा देने की जरूरत है। तो वह लॉबी किस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रही है, सनातन धर्म पर दबाव डाल रही है, और तिरुपति की बड़ी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ईसाई लॉबी के कब्जे में है, और इसके लिए संभवतः पुरानी सरकार जिम्मेदार थी। क्यों कह रहे हैं कि महाकाल का प्रसाद पास है, ये भी जान लीजिए। प्रसाद को लेकर जब पूरा मामला गर्मा रहा था, तभी उसी समय विस्तार न्यूज ने महाकाल के प्रसाद की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई थी। क्यों? क्योंकि आपसे जुड़ा मसला है, धर्म का, आस्था का सवाल है। जो रिपोर्ट मिली उसमें पूरी शुद्धता पाई गई। अब सवाल उठने लगा है
तो सोचा आपको रिपोर्ट एक बार दिखा दूं। महाकाल के प्रसाद पर सवाल उठाने वाले कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत ज्यादा जांच वांच की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिखाइए, संतोष कृष्णानी ने सब जांच कर ली है। दिखाइए भाई। महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद यूनिट की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। ये रॉ मटेरियल का कक्ष है जहाँ पर चने की दाल यूनिट की चक्की यहाँ पर जिस प्रकार लगाई गई है उसी में पीसी जाती है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रांडेड कंपनी का यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी शुद्धता भी सर्टिफाइड होकर आती है। लड्डू प्रसाद शुद्धता का जो मटेरियल है उसके अनुरूप यहाँ पर बनाया जाता है। शुद्ध घी के नाम से कई दुकानदार हैं, कई खिलवाड़ करने वाले मिलावटी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको कैसे सर्टिफाइड करवाते हैं? इसका जो खाद्य विभाग की टीम आती है वहाँ से हमें इसका सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है और पूरा सर्टिफिकेट होकर 5 जनों की जो टीम रहती है उसके द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आती है। सबसे पहले जब यूनिट में यहाँ पर मटेरियल ठंडा होने आता है तो सबसे पहले उद्घोष महाकाल बाबा का होता है। लड्डू का गोल आकार दिया जाता है और उसके बाद बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही महाकाल मंदिर के प्रांगण में इसे भेजा जाता है। विस्तार न्यूज़ की टीम एक बार और इनसे सीखे, हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि सेवक है। ये देखिए, ये इनके हाथ धुले हुए हैं। हाथ धोने के बाद इसको गोल आकार दिया जाता है। अवार्ड है जो यहाँ पर सरकार के द्वारा महाकाल प्रबंध समिति लड्डू यूनिट को प्रदान किया गया था और ऐसे अवार्ड एक नहीं है, 3-3 अवार्डों से नवाजा गया है। यहाँ शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का जो ध्यान रखते हैं हम लोग, उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर का सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग जैसे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। लड्डू प्रसाद का काउंटर है जहाँ पर भक्त जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में अपने इष्ट मित्रों, परिवार के लिए और खुद के लिए यहाँ से शुद्ध लड्डू प्रसाद लेकर जाते हैं। साहब, लड्डू प्रसाद तो यहाँ का बहुत ही शानदार है। मैं 15 साल से ले जा रहा हूँ। कि बाबा का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद के रूप में सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रसाद है। बताइए भला, लड्डू प्रसादन पर मध्य प्रदेश की सियासत पर संतोष कृष्णानी की कोई रिपोर्ट देख ले तो कोई शक होगा। विस्तार न्यूज के सहयोगियों का धन्यवाद, जो कुछ दिखाते हैं बड़े विस्तार से दिखाते हैं। चलिए, इनकी तो आप रिपोर्ट देख लिए, हमारे पास एक सहयोगी ऐसे हैं जो लड्डू खा के भी दिखाएंगे। श्याम जी, महाकाल का लड्डू खा के टेस्ट करेंगे? बताइए, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? मीठा मीठा लड्डू। बताइए कि जिस तरह से संतोष कृष्णानी ने दिखाया, सब कुछ बता दिया। अरे रुकिए यार, हड़बड़ी में क्यों रहते हैं आप? पहले हमारा विस्तार से सुनिए। रात को जब हम लोग जुड़ते हैं थोड़ा दरबार भी हुआ करे, खबरों में ही केवल आप सटीक चले जाते हैं गंभीरता से। लड्डू खा के चेक करना पड़ेगा। सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में। श्याम जी बताइए। देखिए, इसका कई बार हमने टेस्ट लिया है ज्ञानेंद्र, और आपने भी टेस्ट लिया है। हमको तो ये प्रामाणिक लगा, और जो विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से दिखाई रपट, उसमें एक एक प्रक्रिया बताई गई है। अब सियासत अपनी जगह है, सियासत के रंग अपनी जगह है। सियासतदान तो यही चाहेंगे कि ये मुद्दा उनके हाथ में लगा है तो इस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं वो मुखर रहें और गेंद अपने पाले में कर लें। मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। पहले तो भाजपा का जो इस पर बयान आया, उसके बाद में कांग्रेस को समझ ही नहीं आया, संवेदनशील मुद्दा था कि इस पर करना क्या है, किस हिसाब से करना है, क्या कहना है। फिर उसके बाद में जब रणनीति बनी तो अब तय किया गया कि मुखर होकर जो धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में है उन पर सवाल उठाया जाए, उनके प्रसाद पर सवाल उठाया जाए। तो अब बारी बारी से उन्हीं पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये प्रसाद की प्रामाणिकता का जो मुद्दा है अभी कुछ दिन और मुखर रहेगा। इस पर राजनीति होगी, सिवाय इसके कि विकल्प बेहतर क्या हो सकता है ये बताया जाए। राजनीतिक और सियासत गलियारों में ये गूंज अभी तक हमको सुनाई देगी। लेकिन श्याम जी, रामेश्वर शर्मा जो कह रहे हैं कि लिख के दे दो भाई, करवा देंगे जांच, तो वो तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि लिख के तो दो, आप महाकाल के प्रसाद पर सवाल तो उठाओ। आप समझ रहे हैं ना राजनीति कहां तक जा सकती है। श्याम जी, रामेश्वर शर्मा ऐसा काहे कह रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहना अलग बात होता है और लिखित में कहना अलग बात होता है। रामेश्वर शर्मा ने यही कहा कि आप लिख के दीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है, राम राजा मंदिर के प्रसाद पर भरोसा नहीं है, खजराना गणेश मंदिर पर भरोसा नहीं है, आपको महाकाल मंदिर के प्रसाद पर भरोसा नहीं है, तो आप लिख के दीजिए। संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर सियासत मत करिए, जो भी हो प्रामाणिकता से आप लीजिए, हम आपको देने को तैयार है, सरकार देने को तैयार है। श्याम जी, किसी को किसी भरोसा हो ना हो, हमको महाकाल के प्रसाद पर, महाकाल पर और आप पर बहुत भरोसा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगली खबर क्या है? अगली खबर दुखद है। क्या है अगली खबर? एक छोटी सी लापरवाही जिंदगियां बर्बाद कर देती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। सड़क हादसे कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दे जाती है। कई बार हादसे गाड़ी तेज चलाने से होते हैं, कई बार गड्ढों से हादसे होते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग वाहन भी हादसों की एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। अक्सर देखने को मिलता है पिकअप में मजदूर ठूस ठूस कर सामान की तरह भरकर कहीं जाते रहते हैं। ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ड्राइवरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ओवरलोड पर पहले भी बात कर चुका हूं, विस्तार से दिखा चुका हूं, लेकिन आज हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने एक स्टोरी की है जिसे देखकर परेशान हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। क्यों? कितना कुछ बर्बाद हो जाता है। इस खबर को देखिए, छोटी सी लापरवाही की वजह से। मार्च 2017 में नीची गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। करीब 50 से ज्यादा मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया था। 20 लोगों की गांव में एक साथ अर्थी उठी थी। कितने लोगों की? 20 लोगों। 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। जो घायल हुए वो फिलहाल चलने फिरने लायक नहीं है, चल नहीं सकते। घटना के 7 साल बाद पीड़ित परिवार का दर्द जानने समझने हमारे साथी दुर्गेश साहू जबलपुर के नीचे गांव पहुंचे। दुर्गेश साहू ने लोगों से बातचीत की, अपनों को गंवाने के बाद उनका हाल जाना। क्या दुख है, इसको हल्का करने की कोशिश की। ये खबर दिखाने के पीछे का आपको मकसद बता देता हूं। ये खबर दिखाने के पीछे का मेरा मकसद क्या है, ये आप विस्तार से जान लीजिए। इस तरह के हादसे होते हैं। एक्सीडेंट की खबर है, आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन इस तरह की खबर विस्तार न्यूज आपको क्यों दिखाता है? आपको पता है, आपको सावधान करने के लिए। आपको याद होगा जब कवर्धा में ये पिकअप वाहन पलटा था और लोगों की मौत हुई थी, तो विस्तार न्यूज ने पूरे प्रदेश में पड़ताल की थी। मध्य प्रदेश में भी पड़ताल की थी, छत्तीसगढ़ में भी पड़ताल की थी। अपने रिपोर्टरों को भेजा था, पिकअप वालों को रोक के कहा था सावधान हो जाइए, गलती मत कीजिए। उस समय हम इस गंभीरता को समझे थे। क्यों समझे थे आपको पता है? क्योंकि आपकी जान इतनी सस्ती रही। और अगर ऐसी खबर दिखाकर मैं आपको सावधान कर सकता हूं, विस्तार न्यूज आपको सावधान कर सकता है, तो हम ऐसी खबर प्राइम टाइम में दिखाएंगे। और हर कोई हादसे की खबर दिखाता है, लेकिन हादसे के बाद क्या बीतती है परिवार वालों पर, ये कोई नहीं दिखाता। आज ये खबर ना प्रासंगिक है, ना मौजूद है, ना तो रिलेवेंट है। ये तीनों ही शब्द देखी है जो अंग्रेजी और हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये खबर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इससे सावधान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जान बच सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस खबर को आज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बताइए एक हादसे ने कितना कुछ छीन लिया, कितना कुछ बर्बाद कर दिया, कितने सपनों को तोड़ दिया, कितने अपनों को खो दिया। उद्देश्य इसलिए बता रहा था, अपनों को गंवाने के बाद उनका हाल जाना है दुर्गेश साहू ने। देख लीजिए ये रिपोर्ट। जबलपुर जिले में पिछले एक दशक में ही ऐसे सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें ग्रामीणों ने अपनी न केवल जान गंवाई है बल्कि जीवन ही बर्बाद कर लिया। गांव का हर तीसरा घर या तो मौत से जूझ रहा है या फिर उस घर में विकलांगों की भरमार है। तो घर यहाँ कोई सब बेरोजगार है, रोजगार तो है नहीं है, इसी के कारण सब जाते हैं। तो अब रास्ते में हादसा हो जाता है सर, तो सब विकलांग हो चुके हैं। कोई ख़त्म हुआ, कोई की महिला ख़त्म हुई, कोई की पुरुष ख़त्म हुए। अब जब ज़्यादा कोई ड्राइवर उल्टी सीधी गाड़ी चला देते हैं तो हो जाते हैं। अब तो बहुत खराब स्थिति चल रही साहब। पिकअप थी, पिकअप में बैठ के जा रहे थे पूरी सारी लेबर, तो पलट गई, तो वहाँ हम दब गए। माता जी के अनजाने से तो बड़ा दुख है इस पर। कंधे में चोट आई थी तो ये हड्डी टूट गई। आपको बस पैर में भरे आया था। खुद तो उस सड़क हादसे में घायल हुई थी। इनके पति भी अब लकवाग्रस्त हो गए हैं और इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो हाथ भी उठे नहीं ऊपर है, जो गोड़ भी नहीं बने उठा
सरकार ही दे रहा है, तो कुछ राहत नहीं मिलती सर। यहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा उद्योग धंधा होता, पर शासन प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मजबूरी है मजदूरी करना। मजदूरी की सजा देखिए क्या मिल रहा है। दुर्गेश साहू को नीची गांव में हर तीसरे घर में या तो एक्सीडेंट की वजह से जान गंवाने वालों की कहानी सुनने को मिली, या फिर हादसों की में शिकार होकर दिव्यांग हुए लोग मिले जिन्होंने अपने पैरों को खो दिया, चल नहीं सक रहे हैं। देख लीजिए तस्वीर। पहली तस्वीर मुन्नी बाई नाम की महिला की है। मजदूरी करने पिकअप वाहन से जा रही थी, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो जिंदगी भर के लिए पैर खराब हो गया, पैर खराब हो गया। दूसरी तस्वीर अमर ठाकुर की है। बहुत गंभीर चोट आई थी अमर ठाकुर को, कंधा टूट गया था, निशान भी हैं कंधे पर। ऐसी हालत हो गई है कि कोई काम धंधा करने बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। तीसरी तस्वीर नेतराम की है। हादसे में बेटी और पत्नी की जान चली गई। नेतराम की आंखों में आज सिर्फ अफसोस और आंसू ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। चौथी तस्वीर एक आदिवासी महिला सुन्नू की। सड़क हादसे में सुन्नू को पैर में गंभीर चोट आई थी, अच्छे से चल फिर नहीं सकती। इन लोगों का दर्द सुनिए और महसूस कीजिए कि अगर आज छोटी सी गलती आपसे नहीं होती तो अब कभी हादसे का शिकार नहीं हो सकते। और याद रखिए, यकीन मानिए, ये लापरवाही किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी होती है। ऐसी लापरवाही से सावधान करना ही मकसद है इस रिपोर्ट को 8 से 9 बजे के बीच दिखाना, क्योंकि जिसका चला गया उसको उसके पास क्या बीत रही है, उसके अंदर क्या बीत रही है। जब तक आप इन लोगों का दर्द नहीं सुनेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। हमको यहाँ कंधे में चोट आई थी, टूट गई थी, तो अब कुछ नहीं करते, बस यही जब से हादसा हुआ है तो काम धाम कुछ करती नहीं है, घर ही रहते हैं, कोई बोलता भी नहीं काम के लिए। ऐसा मतलब अपन लोग अब कमजोर हो गए हैं बिल्कुल। बस कुछ नहीं करते हैं, घर ही पर रहते हैं, बस रोटी पानी भर बना के देते हैं। अब यहाँ से चलता होगा क्या करेगी, अब कोई दिया था तो दिया था ना, बैठे। माता जी के अनजाने से तो बड़ा दुख है इस पर, इस बात में बहुत सोच है अभी से। बहुत दर्दनाक कहानी है। मजबूरी और लापरवाही दोनों ने कई लोगों का घर सूना कर दिया है। जैसी तस्वीर आजकल सड़कों पर देखने के लिए मिलती है, उसको देखते हुए आज ये रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। लोगों को सबक लेना चाहिए। मत कीजिए ऐसा खिलवाड़, मत कीजिए। मजदूरी के नाम पर पिकअप वाहन में लोगों को मत ठूसे। जान चली जाती है, कोई पीछे बचता नहीं है। बच्चे तड़पते हैं, महिलाएं बेवाह होकर जिंदगी भर रोती है। बिल्कुल सबक लेना चाहिए ऐसे हादसों से और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। मेरा काम है आपको बताना, सावधान करना और सुरक्षित रहना। मेरी जिम्मेदारी केवल सनसनी वाली खबरें दिखाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबरें दिखा देते हैं। आसमानी बिजली से 8 लोगों की मौत हो गई है फिर से। बालौदा बाजार की कहानी दिखाया था कि किस तरह से मेरे सहयोगी वहां जाकर लोगों का दर्द दिखाए थे। बताया था सावधानी बरतिए, कहा था बारिश का मौसम है, सतर्क रहिए। बोला था पेड़ों के नीचे मत बैठिए, कहा था तफरी करने मत जाइए। सावधान किया था कि नहीं किया था? ईमानदारी से बताइए। अगर सीधे मुद्दे की बात आपने बालौदा बाजार वाले हादसे के बाद देखी होगी तो आप ये कहेंगे कि हाँ ज्ञानेंद्र तिवारी, हाँ आपने सावधान किया था। आप ये कहेंगे कि 2-3 महीने से लगातार आप बारिश के मौसम में सावधान कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि जब जब किसी ने लापरवाही की है बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तब आपने कहा है आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, लापरवाही मत कीजिए। आज फिर एक खबर ऐसी ही बताऊंगा और दुखी करने वाली खबर है, फिर भी बताऊंगा, फिर भी सावधान करूंगा। राजनांदगांव से एक बहुत दुखद खबर आई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की जान चली गई है। 8 लोगों की जान चली गई। दोपहर का वक्त था, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, बारिश होने लगी तो जानते हैं क्या किया? पेड़ के पास से खंडहर जैसा शेड बना था, जाकर छिप गए। बच्चों को देखकर कुछ गुजरते हुए राहगीर भी शेड में छिप गए, लेकिन वो शेड ही मौत बन गई। आसमान से आफत गिरी बिजली बनकर और 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही यह खबर विस्तार न्यूज ने सुनी, अपने सहयोगियों को भेज दिया। सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचे हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।
आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जिस जगह ये हादसा हुआ जोरातराई गांव में, मैं इस वक्त वहीं आ गया हूं। ये वही पेड़ है जिस पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। जिन लोगों की मौत हुई है उनके आपको चप्पल यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगी। और जब बारिश हो रही थी तो बच्चे जो है बचने के लिए इस छोटे से खंडहर बनावट के अंदर घुसे। वो ऐसे खड़े रहे होंगे जैसे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ऐसे ही यहाँ पर 9 लोग खड़े थे और अचानक बारिश शुरू हुई, बिजली गिरी और ये बिजली की तरंग जो है इस खंडहर के अंदर आई होगी और उनकी जान चली गई। यह कॉन्टेक्ट था ना, यह कॉन्टेक्ट था, इसे था, इसे वैसे पड़े हुआ था और कोई चित्ता तो यहाँ भी है, एक चित्ता होता। उसके बाद एक लड़का पूरा ऐसा था। उसके बाद एक लदी हुई थी यहाँ लाश, मैं उठाया तो चेहरा को पहचाना मैं कि कौन कहाँ पर रहने वाला है। तो 4 लोग हमारे यहाँ एक बच्चे थे जिसका मैं पहचानता था। जब आज बच्चे अपने घर लौट रहे थे तो उनको नहीं मालूम था कि जिस शेड में वो बारिश से छुपने के लिए अंदर जा रहे हैं वहां पर उनकी मौत हो जाएगी। वो शेड मौत की शेड बन जाएगा। घटना राजनांदगांव जिले के जोरातराई गांव की है। बारिश से बचने के लिए कुल 9 लोग एक छोटे से जर्जर शेड के अंदर चले गए, लेकिन ये सभी लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। जिस शेड में बचने के लिए छिपे थे वही शेड मौत ले आई, जैसा अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी बता रहे थे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी इस हादसे में मारे गए बच्चों के गाँव भी पहुंचे, परिवार वालों से भी बात की है। बेटे को याद कर शशिकांत साहू के बड़े पापा रो रहे हैं, माँ रो रही है, बिलख रही है। इन परिवारों से बात की है विस्तार न्यूज। सुनिए और देखिए, दुखों का पहाड़ टूट गया है इन परिवारों में। सुनाइए। नहीं, मोर दादू लाले भाई। बच्चे हों, महिलाएं हों या बड़े हों, सबकी आंखें जो है नम है, सबकी आंखों में जो है आंसू है। आंसू इसलिए है क्योंकि गांव के बच्चे जो है नहीं रहे। मैं ड्यूटी चला गया था, घर में बोल के गया था आज लेट हो रहा है, तो साइकिल में नहीं जाऊंगा करके बाइक लेके दोस्त लोग के साथ गया था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरा बेटा बायो लिया था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था उसका पढ़ाई, और मेरे को बोलता था बड़े पापा मैं इंजीनियर बनूंगा करके। बड़े पापा हैं शशिकांत के। बच्चा स्कूल गया था सुबह में, बाइक से दोस्तों के साथ स्कूल गया था, लेकिन परिवार वालों को पता ही नहीं था कि बच्चा घर वापस नहीं लौट पाएगा। बीच रास्ते में ही जो है बारिश शुरू हुई, शेड के नीचे छुपने गया। घर का बच्चा पढ़ने गया था, परिवार वालों को क्या पता था अब कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। बहुत दुखद खबर है। मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों को 4-4 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अभी ये खबर आई ही थी कि मध्य प्रदेश के सीहोर से भी एक खबर आ गई। सीहोर में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। दुखद है, बहुत दुखद है। आज देख लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 12 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद। आज एक उपवास पर रिसर्च दिखाना है। दिखाइए भाई। उपवास रखने से दिमाग तेज होता है, और देखिए दिमाग को ठंडा रखना भी बहुत जरूरी होता है। आप समझ रहे हैं? दिमाग ठंडा रहता है तो सब कुछ ठीक होता है। हिंदू धर्म में बहुत उपवास रखा जाता है। मंगलवार को भगवान हनुमान जी के लिए, शुक्रवार को संतोषी माता के लिए, 16 सोमवार भगवान शिव के लिए रखा जाता है। इसके अलावा अलग अलग त्योहारों में भी व्रत रखा जाता है। मतलब साल के 365 दिन में उपवास रखने वाले दिन बहुत हैं।
आज उपवास की बात क्यों कर रहा हूँ, चलिए विस्तार से बताता हूँ। क्योंकि उपवास से जुड़ी एक रिसर्च आई है। व्रत रखने वालों की याददाश्त बहुत तेज होती है भाई साहब। चेक करने के लिए आप व्रत रखने वाली महिला या पुरुष से पूछ कर देखिए, पिछले साल का उधार किसने किसने नहीं दिया है, सब याद होगा। चलिए अब आपको रिसर्च बता देता हूँ। लंदन के बड़ी यूनिवर्सिटी किंग्स कॉलेज में रिसर्च हुआ है। याद रखने की क्षमता को टेस्ट किया गया है। इसे पैटर्न सेपरेशन टेस्ट कहा जाता है। इस प्रयोग में शामिल होने से पहले और प्रयोग खत्म होने के बाद टेस्ट किया गया, तो याद रखने की क्षमता में कितना असर पड़ा, इसी पर रिसर्च हुआ है। 43 लोगों को टेस्ट के लिए चुना गया। इनकी उम्र 45 से 75 साल के बीच थी। 4 सप्ताह यानी 28 दिन के लिए इनको कम कैलोरी वाला भोजन दिया गया। हर सप्ताह के 2 दिन 500-600 कैलोरी वाला ही भोजन दिया गया, मतलब 5 केले के बराबर। बाकी 5 दिन सामान्य भोजन दिया, मतलब जो वो पहले खाते थे, इसका हमारे मेमोरी कार्ड मतलब याद रखने की क्षमता पर बड़ा असर हुआ। प्रयोग के बाद सभी लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया, जिससे खून में प्रोटीन की मात्रा जांची गई। इस प्रोटीन को क्लोथो कहते हैं, जो कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान के शरीर में कम होती है। लेकिन प्रयोग में कम कैलोरी खाने वाले लोगों में क्लोथो बढ़ गया। इसके बढ़ने से एक नई कोशिकाएं और न्यूरॉन्स पैदा हुए, जो इस बात का संकेत है कि उनकी याद रखने की क्षमता बढ़ गई। मतलब आप सप्ताह में 2 दिन उपवास रखने से आपकी याददाश्त बढ़ सकती है। दिन भर का निर्जला व्रत नहीं, 500-600 कैलोरी मिल जाए उतना भोजन लेना है। बाकी 5 दिन आप पहले जितना खाते थे उतना ही खाएं। चलिए हो गया है 8:50।